Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. I don't know why we are stuck in a corner here. क्या हाल? ये साइड भी आपको दिखाते हैं। अब्दुल्ला आगे आए। आई थिंक आप पे इतनी लाइट नहीं है। एक्सप्लोर कर, इट्स ऑल राइट। क्या करना है लाइट वाइट डाल के? पता ही है लोगों को जैसे भी नजर आते हैं अब इतने सालों से। मतलब दिन और रात भी आजकल अब्दुल्ला आपको पता है ना कि जश्न क्रिकेट भी कर रहे हैं। तो वैसे मैं ये पूछना चाहती थी, हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि रात को 12 बजे तक तो जश्न क्रिकेट होता है, फिर सुबह मैंने आपको बताया था, यू नो, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज लकी वंस हु रियली लव व्हाट दे डू। सो अगर आप जिंदगी में वही काम कर रहे हो जो आपको पसंद भी हो और जो आप शुरू से करना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, दिन रात दोपहर जब मर्जी काम करा लें। हाँ, मतलब आई एम आल्सो वन ऑफ दोज, एक्सेप्ट आई डू नीड माय रेस्ट एंड माय टाइम एज वेल। लेकिन जी क्रिकेट का वो जुनून जो होता है वो इतना जबरदस्त चढ़ा हुआ है हम सारों पे कि किसी टाइम पे भी बुला लो तो शो के लिए आई थिंक। अच्छा, कल का मुकाबला मुझे लग रहा है मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, क्या दीगर टीमों ने कंपटीशन पुट अप करना ही छोड़ दिया अल्टीमेटली? मतलब टॉस जीत गया पेशावर, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी मुल्तान सुल्तान इज अनबीटेबल और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उन्हें कौन डिफीट देगा इस कल जब मैं देख रही थी, आई वाज एक्चुअली होपिंग कि ज़ल्मी जीत जाएं, नॉट के होपिंग कि यू नो मुल्तान हारे, लेकिन थोड़ा सा तो मैच पड़े ना मैच पे। भाई शाद मसूद ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, रिजवान थोड़ा सा ऑफ कलर थे, लेकिन टिम डेविड, किसने सोचा था, ये होता है ड्राफ्टिंग का कमाल कि एक sort of unfamiliar name and unfamiliar face from Singapore would perform। टिम डेविड की हम बात कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि पेशावर में कुछ नई लोग भी आए हैं, लिविंगस्टन आए हैं और कुछ साकिब आए हैं। वो साकिब भी खैर काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलर साबित हो सके, लेकिन एट द सेम टाइम आप आज का मुकाबला जो है ना वो देखने वाला होगा, बिकॉज आज इट इज़ लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। होम ग्राउंड पे लाहौर कलंदर है, तो वी आर होपिंग फॉर अ होम ग्राउंड एडवांटेज फॉर लाहौर कलंदर, बिकॉज वैसे भी देखें बात ये है कि ये इतनी वन साइडेड बात हो चुकी है कि कोई मैच पढ़ नहीं रहा, जिस तरह जिसको कहा जाता नहीं कि जी मैच पढ़ जाना। तो मुल्तान सुल्तान भी अगर किसी और को जगह दे और कोई और है, ठीक है, बात तो किसी और को जगह दे। ये लगा तो ऐसे कि जी हम जानबूझ के हार जाए, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि थोड़ी सी इक्वालिटी बीच में आए, थोड़ा सा कोई टेंशन बढ़े और अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो जाए। अभी तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं ना कि मुल्तान देखने वाली बात है कि मुल्तान की टीम को कौन अपसेट करता है, और आज का मैच होपफुली एक तगड़ा मुकाबला साबित होगा और नफसियाती बरतरी तो सर्टनली मुल्तान सुल्तान को इस टूर्नामेंट में हासिल है। वही जो है ना, वही जो है, तो मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ी सी मतलब आगे पीछे हो जाए टीम। अच्छा, ये सारी बातें तो हुई हैं, कल आपको पता है सर्टिफिकेट्स भी मिले। आपको कभी जिंदगी में सर्टिफिकेट मिला ऑफ गुड परफॉर्मेंस? हाँ, कभी स्कूल कॉलेज में मिला है, लेकिन अच्छी बात है कि सर्टिफिकेट मिले, जो काम अच्छा कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, सवाल तो ये बनता है। सवाल ये भी है, अब वज़ीर आज़म ने कहा कि सज़ा और जज़ा का एहतमाम होगा, इंतज़ाम होगा और तमाम वज़रा के सामने गुफ्तगू होगी, ताकि दीगर लोग भी जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो भी ज़रा काम करें, मोटिवेट हों। अब जज़ा तो मिल गई है, सज़ा का क्या हुआ? अच्छा चलें, ऐसा करते हैं कि ये हम जरा तफसीली बात कर लेंगे, चूंकि आपका इतना दिल चाह रहा है तो इसमें हम बात जरूर करेंगे। सेम टाइम हुमा, मुझे एक बात बताएं, पहली 10 मिनिस्ट्रीज जिन्होंने अच्छा काम किया और इन्हें अवार्ड से नवाजा किया, लेकिन अगर हमारी खजाना की मिनिस्ट्री पहली 10 में नहीं आ रही, हमारी खारजा की मिनिस्ट्री पहली 10 में नहीं आ रही, हमारी एनर्जी की मिनिस्ट्री पहली 10 में नहीं आ रही, हमारी क्लाइमेट चेंज जो वजीर आजम के दिल के बहुत करीब है, जिस पे पहले दिन से बात करते आए हैं, वो पहली 10 में नहीं आ रही, सुनती जाइए ना, हमारी डैम वगैरह, ये वाटर वर्क्स वाली मिनिस्ट्री पहली 10 में नहीं आ रही, तो फिर मुल्क कैसे मुल्क में बेहतर कारकर्दगी का दावा फिर किस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये वो बातें हैं जिनके बारे में हमने बात करना है। अगर आप हमें मौका दें आगे जाने के लिए, तो हमारे गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे पता है क्या, मैं पेशावर ज़ल्मी वाले कामरान अकमल की बात करना चाहता हूँ। जब इससे पहले ड्राफ्टिंग हुई थी ना, तो उन्होंने खासा रोना धोना मचाया था कि उन्हें प्लैटिनम कैटेगरी में नहीं ड्राफ्ट किया गया एंड एटसेट्रा, कामरान अकमल एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस देख के लगता है कि इससे भी कोई और धातों से निकल ही जाए, मेरा ख्याल है किसी और मटीरियल पे आ जाए, उस कैटेगरी में उनको मिलना चाहिए। लेकिन वैसे उन्होंने रोना धोना नहीं किया था, उन्होंने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया था।
आपको पता है ना, he brought it to the notice that he's not happy about it. But he should have proved it ना कि वो प्लैटिनम डिजर्व करते थे। अभी तो उनकी परफॉर्मेंस सिल्वर वाली भी नहीं है। चले परफॉर्मेंसेस की बात हो ही रही है तो हुकूमत की परफॉर्मेंस पे ही बात कर लेते हैं, जो आपका इस वक्त फेवरेट टॉपिक भी हुआ है। तो आपको बताएं कि हुकूमत में 3.5 साल गुजारने के बाद कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम की परफॉर्मेंस कारकर्दगी के नताइज का ऐलान कर दिया। काबीना के कई बड़े नाम और वज़ीर आज़म के करीबी साथी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। 50 रुकनी काबीना कारकर्दगी दिखाने में मुराद सईद सबसे टॉप पर रहे। इस पे हम पॉज देंगे। असद, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी का नंबर 2 रहा। डॉक्टर सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत का 3रा। शफकत महमूद की वजारत तालीम का 4था नंबर रहा। शीरी वजारी की वजारत इंसानी हकूक का 5वां। खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का 6ठा। मोईद यूसुफ की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां। अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तजारत का 8वां। शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर रहा। सवालात तो हम बहुत से उठा दिए, लेकिन मवासिलात की वजारत बहुत अहम है। अगर मुराद सईद साहब की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त है तो वज़ीर आज़म को हालिया दौरा चाइना में उन्हें साथ लेके जाना चाहिए था, बिकॉज वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात एंड सीपेक के लिए ये बहुत अहम वजारत है। अगर वो ज़बरदस्त काम इतना ही कर रहे थे तो राइट। साथ ही बताएं कि कामयाब खारजा पॉलिसी के दावे के बावजूद शाह महमूद कुरैशी फहरिस्त से बाहर। मुल्की मईशत की दुरुस्ती के दावे के बावजूद शौकत तरीन भी बाहर और अली जैदी और हुकूमत की तर्जुमानी करने वाले फवाद चौधरी भी टॉप 10 से बाहर रहे। तो ये ज़रा सवालिया निशान है। इनफैक्ट वैसे इसका तो पूछा भी, कल आप ही ने पूछा था मेरा ख्याल है, खुर्रम शेर जमान भी जब आए। हाँ, उन्होंने कहा था कि अली जैदी एंड इफ वी कंपेयर अली जैदी एंड असद उमर तो अली जैदी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आई एम एक्चुअली ग्लैड कि ज़रा कैंडिड हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जिन बड़ी वजारतों में वज़ीर आज़म ने रद्दोबदल किया वो टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बताया कि दुनिया के जिस निज़ाम में सज़ा और जज़ा नहीं वो कामयाब नहीं हो सकता। सुनिए। अपने अब मिनिस्टर्स को क्या कहूँ, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते मेहनत करो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कोई भी सिस्टम, कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म का इक़दाम बिलाशुबा काबिल सताइश है। परफॉर्मेंस को गेज किया जाना चाहिए, अच्छे काम पर अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और इसकी हम यहाँ पर बैठकर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्त कदम भी करार दे रहे हैं। लेकिन तशवीश की बात है कि इस हुकूमत में सज़ा और जज़ा का निज़ाम है और वज़ीर आज़म ने 3.5 साल बाद जज़ा तो दे दी है, लेकिन हमने वही सवाल उठाया था कि सज़ा का क्या बना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तंज करते हुए कहा कि इमरान खान ने जिन वज़ीरों को सर्टिफिकेट नहीं दिया उन पर खुद अदम एतमाद कर दिया है। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा कभी रहा ही नहीं जैसे खान साहब का दौर में। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहां गया? खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है कि जो बाकी कैबिना के मेंबर्स हैं उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। अच्छा जी, साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अपने 10 साथियों को कारकर्दगी अवार्ड्स तो दे दिए, लेकिन अवाम इस कारकर्दगी से अब तक नावाकिफ़ हैं और यहाँ तक कि कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने वाले वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहज़ाद अरबाब के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। अच्छा, ये आप पूछ रही थी कि कौन है इनकी जिन्होंने परफॉर्मेंसेस रेट की हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी आप अपनी राय, हाँ, आप इनकी परफॉर्मेंस को भी रेट कर सकते हैं और हमें ट्वीट कर सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी। लेकिन हमें क्यों ट्वीट करें? आज जियो @इमरान खान PTI को ट्वीट करें आप, अगर आपको लग रहा है। नंबर 1 का तो पता ही होता है वैसे। ना पढ़ें। अच्छा चलें आगे चलते हैं ना। और अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा ने भी वज़ीर आज़म पर वार करते हुए कहा कि इमरान सारी अपनी तकरीरें जो हैं वो अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तकरीरें उनकी चीखें हैं। अच्छा, ये था। एनालॉजी कहाँ से लाते हैं ये लोग? सुनिए ना।
इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, उनकी चीखें इसलिए नज़र आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे। इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, तो उनको ये नविश्ता है दीवार साफ नजर आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। अच्छा जी, ऑपोजिशन तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बाद भी अहम तरीन वजारतों से वज़ीर आज़म का मुतमईन ना होना खुद हुकूमती परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। अब ये डिवीज़न जो है, बहुत से लोगों का कहना है, और आपको पता है क्रिटिक्स विल से एनीथिंग, उनका ये कहना है ये हम शायद उस तरह सोच नहीं रहे थे, लेकिन ये डिवीज़न क्रिएट करके कि 10 बेस्ट को नवाजा गया और बाकी को साइडलाइन, तो खुद ही डिसाइड कर लिया कि who's better, who's not working, जिसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, तो कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है इसमें बुराई, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुल्क की अहम तरीन वजारतें टॉप 10 में भी नहीं आ पा रही, जो वज़ीर आज़म का अपना क्राइटेरिया है, तो फिर उस सिलसिले में क्या किया जा रहा है, या फिर कैसे फिर बेहतर परफॉर्मेंस और कारकर्दगी का दावा किया जा रहा है कि अगर आपकी वजारत खारजा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही, अगर आपकी मईशत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, जो आप कहते हैं कि मईशत तो अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन उसकी वजारत 17वें नंबर पर मौजूद है। ओके, मे बी आई एम जस्ट गिविंग डिफरेंट रीजंस और थिंकिंग पॉइंट्स। कि कल खुर्रम शेर जमान से भी जब आप बात कर रहे थे, देयर इज अ क्राइटेरिया है, कोई पॉइंट्स का कोई ग्रेडिंग होती है, तो किसी बेस पे तो आप करते हैं ना कंपैरिजन। तो ये क्राइटेरिया जो भी था, जो कि अभी सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे, तो उस पर बाकी फिट नहीं आए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, उनका शायद मतलब होगा एज नॉट एज गुड एज दीज, बट दे शुड हैव परफॉर्म बेटर देन everybody else, as in you know, हम खारजा पर बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान की आइसोलेशन की बात करती है ऑपोजिशन, तो वज़ीर आज़म तो खुद मुतमईन नहीं लग रहा है। अगर एक और मुद्दा कश्मीर का जब इशू होता है तो हम बड़ा लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया से बात करते हैं, और हमने देखा है शाह महमूद कुरैशी साहब, ही गोज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेडिंग दिस वर्ड, तो वो परफॉर्मेंस। हम तवानाई के इशूज़ पे बात करते हैं। जियो न्यूज़ आपको पता ही है, पर्टिकुलरली शाहज़ेब खानज़ादा ये मुद्दा बारहा उठाते रहे हैं कि किस तरह से तवानाई की वजारत जो है वो अपनी फ्लॉट परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाती रही है, और वज़ीर आज़म भी अपैरेंटली इस रेटिंग और रैंकिंग के मुताबिक तो उनसे मुतमईन नहीं है। सो अगर ये सारी चीज़ें ही नहीं ठीक हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है लोगों की? वो सवाल हैं जो हमने करने हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब विल बी जॉइनिंग अस आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम वजारतों को तारीफ़ी असनाद और सज़ा और जज़ा के अमल की बात कर रहे हैं, और वैसे तो ज़िंदगी का भी यही उसूल है, सज़ा और जज़ा। हम आपको पता ही है, दिस इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे ईमान के भी। मतलब इतना सीरियस ना करें, मतलब खौफज़दा ही होगी। अच्छा ठीक है, आज ही सारे फैसले हो जाए। हम सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी अच्छी बात है अब्बासी साहब, जज़ा मिलनी चाहिए, अप्रीशिएट किया जाना चाहिए जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने भी कल तस्करा किया कि जनाब सज़ा और जज़ा का एलिमेंट होगा तो और लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो सर, जज़ा तो हमने देख ली, सज़ा का भी कोई इरादा या कोई प्लान है या कोई मैकेनिज्म है वज़ीर आज़म साहब के पास? आपके पास कोई खबर है? जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने सुबह सुबह बुलाया। देखें, आप तो बड़ी तनकीद करते थे कि जी कांस्टेंट तब्दीली है, इतने आईजी बदल गए, इतने चीफ सेक्रेटरी बदल गए, इतने वज़रा बदल गए। लेटली आप लोगों ने, मीडिया ने बड़ी हमारे शहजाद अकबर साहब के मिनिस्ट्री छोड़ने पे बड़ा, मतलब दायरा आपने क्रिटिसाइज भी किया। तो देखें ना, 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक है जो आउटस्टैंडिंग है और या टॉप हैं 10, उसके बाद है जिनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है या अबव सेटिस्फैक्शन लेवल है, और अगर जिनकी काबिले सताइश जिनकी कारकर्दगी नहीं है उनको बदल दिया जाता है, या अगर उनकी परफॉर्मेंस किसी एक जगह पे ठीक नहीं है तो दूसरी जगह पे जाती है। ये तो एक चीज है, लेकिन आपको ओवरऑल इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि खानदानों और एक टब्बर के निजाम से निकल के हम किसी कॉर्पोरेट कल्चर में, किसी परफॉर्मेंस ऑडिट के सिस्टम में आए जो इन द लॉन्गर रन
इससे बहुत अच्छी चीजें निकलेंगी। देखिए सर, आप कह रहे हैं अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कर रहे हैं अप्रिशिएट। भाई साहब प्लीज डोंट गेट अस रॉन्ग, हम एब्सोल्युटली अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो टू साइड्स ऑफ द कॉइन या स्टोरी या जो भी आप कहना चाहें, तो जजा तो हो गई, अप्रिसिएशन भी हो गई और बहुत अच्छी। वी विल नॉट राइट नाउ डिबेट ऑन डिजर्विंग है नहीं है, चलें वो तो बहुत से लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं। सजा के हवाले से ये बताइएगा, तब्दील करना सजा है। हाँ, तो ये दिस इज इनफ या इससे ज्यादा भी कुछ होगा या कुछ और प्लान है? ऑब्वियस इतनी बड़ी सेरेमनी हुई है, जिनको रिवॉर्ड करना था उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, तो जिनको नहीं करना उनके लिए क्या होगा? देखिए, एक पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल पार्टी है, अब कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, तो जाहिर है लोग अगर इलेक्ट होके, अगर मैं 1,37,000 वोट लेके इलेक्ट हुआ हूँ, तो जाहिर है मेरी पूरी कलेक्टिव रिस्पेक्ट है और मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर किसी को मिनिस्ट्री से हटा दिया जाता है या उस मिनिस्ट्री तब्दील की जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक लिहाज से, क्योंकि हाईएस्ट ये एक लेवल आपकी मुल्क में गवर्नेंस का या किसी भी ओहदे का होता है, तो किसी से ये ओहदा वापस ले लेना मेरा ख्याल है ये इनफ सजा या जज़ा है। और बहुत सारे लोग, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ओहदा वापस लेना एम्बैरसिंग होता है। हाँ, बट ये तो होता रहा है इन द पास्ट, ये तो नहीं, वही है ना, आप जिनकी सेटिस्फेक्शन नहीं थी या जिनके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क था या कोई अफवाह थी या कोई इल्जाम था, उनको तो फिलफौर बदल दिया गया। आप क्यों चाहते कि मैं उनके नाम लेके अपने दोस्तों को नाराज करूं? नहीं, चलें, आप सुबह सुबह अपने दोस्तों को ना नाराज करें। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं अब्बासी साहब, क्लाइमेट चेंज वज़ीर आज़म के दिल के बड़ा करीब एक मौजू और पहले दिन से इस पर बात करते रहे हैं। मईशत ख़जाना अगर पहले टॉप 10 में नहीं है, क्लाइमेट चेंज टॉप 10 में नहीं है, तवानाई टॉप 10 में नहीं है, जो पानी वाले मसाइल हैं, आबी वसाइल की वजारत है वो टॉप 10 में नहीं है, इत्तलात टॉप 10 में नहीं है, अगर दिफा टॉप 10 में नहीं है, तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पर सवाल नहीं उठेंगे। खारिजा अगर टॉप 10 में नहीं है, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो फिर तो परफॉर्मेंस पे सवाल उठेंगे। तो बेहतर परफॉर्मेंस का जो दावा है वो तो यहीं पे थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। देखिए, आप एक पॉलिटिकल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस परसेप्शन की बात कर रहे हैं, जबकि ये एक साइंटिफिक तरीके से खाली मिनिस्टर की कारकर्दगी नहीं, पूरी मिनिस्ट्री की, पूरे डिवीजन की कारकर्दगी एक परफॉर्मेंस की क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs की बुनियाद पे किया गया कि उनको टास्क दिए गए और उन टास्क को साइंटिफिकली मार्क किया गया और उसके मुताबिक ये रिपोर्ट दी गई। हो सकता है आपका ये जो एक क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो कि इन द लॉन्गर रन एक पॉलिटिकल परसेप्शन का भी KPI डाल देना चाहिए कि एक मिनिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए, तो उसको ज्यादा वेट दे दिया जाए ताकि उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी या जो KPIs उन्होंने चूज किए होंगे उनकी बेस पे एक बड़ा KPI परसेप्शन इंडेक्स या उसकी इंपॉर्टेंस का वेट के मुताबिक भी होना चाहिए। लेकिन एट द मोमेंट उन्होंने साइंटिफिकली इसको किया और जो कोई मिनिस्ट्री 11वें या 12वें नंबर पे आई, ये इसको फर्ज कर लेना कि वो फेल हो गया, ये गलत है। अगर कोई मतलब 50 फेल नहीं, हम तो तसल्ली बख्श, हम 17वें नंबर पर मईशत की बात कर रहे थे, खजाना की इसलिए जरा परेशान थे। 11वें 12वें की नहीं, मुराद सईद साहब की परफॉर्मेंस से नंबर 1 है, तो अब्बासी साहब की राय आप लेना चाहते हैं? वी आर नॉट गोइंग टू जज कि क्यों है या नहीं है, लेकिन हम इनकी राय भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल अब्बासी साहब, राय हम आपकी इस तरह लेना चाह रहे हैं कि कुछ इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स जिन पे बेस की गई है ये परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कोई पॉइंट सिस्टम तो होगा, तो उसमें कोई इंडिकेटर्स बता दें कि जैसे क्या देख रहे थे आप कि कितने चले पिछला, कितने 6 महीने की परफॉर्मेंस, साल की परफॉर्मेंस, कुछ इंडिकेटर्स बताइए। देखिए, अब जैसे मुराद सईद जो नंबर 1 पे आए, उनके बारे में ये बताया गया कि 218 अरब रुपए उन्होंने बचाए हैं फ्रॉम डिफरेंट, आपकी जो उनका जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको उन्होंने डिजिटलाइज किया। और इसके अलावा जो उनके ठेके थे, जैसे मोटरवेज के जो ठेका 10 लाख का था वो 2 करोड़ का गया है। तो एक तो उनकी इनकम, जो मिनिस्ट्री की जो इनकम है वो बड़ी है। जैसे पोस्टल सर्विसेज में उन्होंने उसका स्कोप भी बढ़ाया और उसको डेफिसिट से उसको उस पे बैलेंस पे कर दिया या सरप्लस पे कर दिया। इसके अलावा ऑस्टेरिटी का मेजर था कि किस किस मिनिस्ट्री ने कितने कितने पैसे इखराजात जो कौम के बचाए। तो आप समझ लें, अगर कोई 200 अरब रुपया बचाता है मुल्क का, तो 200 अरब से 4 बड़ी मोटरवेज बन सकती हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग रिमार्केबल। तो इससे पहले तो ये है ना कि कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था। तो अगर आप मुझे कहेंगे सानिया निश्तर का
तो सानिया निस्तर की अप्रिसिएशन पूरी दुनिया से आई है एहसास प्रोग्राम की, और खासकर जो कैश ग्रांट्स दिए गए उसकी शफाफियत की और उसकी नॉन पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। We certainly get it, sir. भाई साहब, और thank you so much for ये explaining सिस्टम to us. होना Actually, चाहिए। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और आपने अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया, बिकॉज वी वांटेड टू नो कि किन बेसिस पे ये डिसीजन हुई है। अब लोग अग्री करें, कुछ लोगों से ना करें, दैट्स अनदर स्टोरी, बट द सिस्टम इज गुड एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो गुड ऑन यू। Thank you for your precious time and a very good morning to you, sir. थैंक यू अब्बासी साहब। अब्बासी साहब खुद भी बिजी हो गए थे वैसे तो। अच्छा जी, तो ये था सारा कि ये किस तरह बेस किया गया, किसको अवार्ड्स मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए, और सज़ा का भी उन्होंने बता दिया। सज़ाएं तो मिल ही रही हैं जिन जिनको रिमूव कर दिया इन द पास्ट। अच्छा जी, राइट टू अस व्हाट यू फील अबाउट इट। और हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज के मैच का जरा दोबारा तस्करा करते हैं। आज मुझे अभी से स्ट्रेस हो रहा है मैच का। हाँ जी, पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा जो राउंड है वो तो आपको पता ही है स्टार्ट हो चुका है, और लाहौर के सर्द मौसम में भी ग्राउंड में जो माहौल है वो खूब गर्म है। और आज जी लाहौर का ही मैच है, तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट इन द ब्रेक कि लाहौर को होम ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ भाई। मिल भी सकता है, एक तो क्राउड बहुत सपोर्टिव होगा, दूसरा क्या लेना देना है, दूसरा नेट करते रहे हैं बाकी सारा अरसा, आपको पता है लाहौर कलंदर के खिलाड़ी। लेट्स सी क्या होता है। दे आर फेमिलियर ऑफ द कंडीशंस एंड द स्पेस एज वेल। और शान मसूद की परफॉर्मेंस सर्टनली कल काबिल जिक्र रही, और उन्हें ही स्टार ऑफ द नाइट, परफॉर्मर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और आज का मैच भी सर्टनली हम सब की निगाहें जो है ना उसकी तरफ मरकूज हैं। और आज के मैच में लाहौर एंड मुल्तान सुल्तान। यार बस कर दो, मैं मुल्तान बहुत टेंशन बहुत हो गया है, कुछ और बताओ। अच्छा जी, हम जरा बात करते हैं। मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर हफीज, लाहौर कलंदर के स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम हफीज साहब। बताइएगा, लाहौर कलंदर ने इस बार बड़ी ज़बरदस्त अब तक जो परफॉर्मेंस है सबको इम्प्रेस भी किया है, सभी को टफ टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन अब भी एक तासुर ये है कि एक ये जो टीम है इसमें बॉलिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बलबूते पर ये टीम जीतती आ रही है। इसके अलावा फ़खर हफीज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है या फिर आपकी एक भरपूर बैलेंस्ड टीम है? जी बिल्कुल, इस साल लाहौर कलंदर की जो टीम है वो बहुत बैलेंस बनाई गई है, और अभी तक जो हमने कराची के अंदर जो मैचेस खेले थे उसमें परफॉर्मेंसेस दोनों साइड से आई, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। लेकिन ऑब्वियसली कंसर्न ज़रूर हुआ कि हमने 2 मरतबा 200 प्लस रन्स करके हम लोग मैच नहीं जीत सके। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और एक बैलेंस साइड है, और इंशाल्लाह ताला हमारे जो अगले आने वाले मैचेस होंगे वो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। अच्छा, आप तो ज़बरदस्त हैं, फ़खर भी ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अलावा लोग कह रहे थे कि जनाब ज़रा ये दो ही बैटर्स में बेसिकली यू गाइस स्टैंड आउट, और आपके अलावा कोई खास है नहीं। बट एनीवे हफीज़, ये भी बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान की टीमें जो हैं वो मजबूत तरीन मानी जाती हैं, नज़र भी आ रही हैं। तो इन दोनों में से कौन सी टीम कलंदर्स के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन सकती है? मुल्तान तो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे, बट आपको क्या लग रहा है चैलेंज कौन है? जी सभी टीमें बहुत अच्छी हैं, सभी के बैलेंस बहुत अच्छे हैं। कुछ टीमें जो हैं उन्होंने पहले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन मोमेंटम को गेन करना फिर उसको मेंटेन करना पीएसएल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि तमाम टीम्स बहुत बैलेंस हैं, और तमाम टीम्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो दूसरी टीम को हरा सकती हैं। तो किसी भी टीम को फेवरेट कह देना मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त होगा। अभी भी बहुत सा खेल बाकी है, और सब ने इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर किसी से गलतियां भी हुई हैं तो वो भी ज़रूर अपना कम बैक के लिए कोशिश कर रहा है। तो सभी टीम्स बहुत बैलेंस हैं। अच्छा, अब आप बताइएगा कि डिफरेंट कंडीशंस हैं, सर्टनली कराची से डिफरेंट है, लाहौर का लेग ठंड है, ऑस है, ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम और गेम की स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली करने वाले हैं आप लोग? जी ऑब्वियसली लाहौर की कंडीशंस डिफरेंट हैं, यहाँ पे थोड़ी सर्दी भी होगी, और ऑब्वियसली फॉग भी जो है रात के मैचेस के अंदर आ सकती है। उसको जितना भी मिनिमाइज़ किया जाए लेकिन स्टिल आपको उसके साथ कोप करना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की कंडीशंस एक डिफरेंट चैलेंज है तमाम टीम्स के लिए। जो कराची का जो सारे जो मैचेस थे उसमें तमाम टीम्स एडजस्ट हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे आके नई कंडीशंस और नए ग्राउंड के अंदर आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो डेफिनेटली इट विल बी अ चैलेंज फॉर ऑल द टीम्स, लेकिन आई एम श्योर कि टीम जिसके अंदर जो प्रैक्टिसेस कर रही हैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करेंगी
और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा हफीज़, आज हम आपसे बात भी कर रहे हैं और आजकल आपको एक्शन में देखते हैं तो लगता है कि बड़े भरपूर फिट हैं आप, फील्ड में पूरा टाइम देते हैं, टीम के लिए बड़ा काम कर भी रहे हैं। तो कभी सोचा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने में शायद जल्दी कर दी, एक वर्ल्ड कप और खेल सकते थे आप? मतलब ये हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आप हैं हमारे साथ तो पूछ ही लें। जी नहीं, बिल्कुल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने कैरियर से और बहुत खुशी से, बहुत इत्मीनान के साथ मैंने अपने कैरियर का अख्ताम किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको एक्नॉलेज किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार दिया मेरे इस फ़ैसले को। मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से और अभी जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करूँ और अच्छी क्रिकेट खेलूँ और अपने फैंस को मज़ीद ज़्यादा। नहीं, आप ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे और आई होप कि आज के मैच में फ़खर ज़मान तो परफॉर्म करते ही रहे हैं, जब अब तक के लाहौर कलंदर के मैचेस में हफीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप पे से 200 से ज़्यादा बड़ा टोटल भी उन्होंने खड़ा किया है, तो वो आई वंडर कि बॉलिंग टीम वाला तासुर, चूंकि दुनिया के बेहतरीन बॉलर एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में, वही होगी ना, कंपटीशन वो इतना ज़्यादा है। ज़मान खान इमर्जिंग प्लेयर है, सैफ शाहीन, मतलब शाहीन अफरीदी का तो कल भी क्रिकेट इन्फो में दोबारा से तस्करा आया, ही इज़ द नंबर 1। सो वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लेट्स सी कि आज क्या होता है। ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, परेशानी की बात है क्योंकि मुल्क में ख़वातीन से ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल द अवेयरनेस, ऑल द टॉक, सब कुछ कर लें, मतलब कि कानून साजी कर लें, लेकिन फिर भी केसेस पे केसेस सामने आते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में खातून पर तशद्दुद भी साबित हो गया, गले और हाथों पर चोट के निशान, गाल पर भी सूजन। वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुतासरा खातून परवीन रिंद ने वाक़े के खिलाफ नवाब शाह प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा है। इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं और तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ निशानदही करते हैं। तशद्दुद तो साबित भी हो गया है, फौरी तहकीकात मुकम्मल करके ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना यहाँ पे भी ज़रा तेज़ होना चाहिए। सिट हियर एंड एडवाइस के जी सज़ा दे दीजिएगा, मतलब इनकी तहकीकात किधर जाती है? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है। यू रिमेंबर द केस ऑफ डॉक्टर नम्रता एंड द अदर केस एज वेल, मतलब कि होते चले जा रहे हैं लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं। और तवातुर के साथ सिंध में यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये ख़वातीन के साथ इस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं तो सिंध हुकूमत को भी इंटरवीन करना चाहिए, सिंध के आला हुक्काम को इस मामले में मिसाल कायम करनी चाहिए। दे शुड बी अलार्म्ड। सो आमिर सऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SSP हैं नवाब शाह के। बहुत शुक्रिया आमिर सऊद साहब। बताइएगा, अब ये परवीन साहिबा वाला मामला, इन्होंने अपने अफसरान पर बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, पुलिस तक ये मामला पहले रिपोर्ट कैसे हुआ, कैसे ये खुद आई, आप तक किसी और ज़रिए से मालूमात पहुंची, और आपने जब तहकीकात की तो अब तक क्या पता चल सका है? हाउस ऑफिसर परवीन रिंद का मामला मीडिया के ज़रिए हमारे नॉलेज में आया, तो जिसमें उन्होंने जो वीडियोस में संगीन इल्ज़ामात लगाए थे उनके ऊपर हमने फौरी नोटिस लिया और 3 रुकाती तहकीकाती कमेटी बनाई, जिनको हेड एक DSP सिटी कर रहे थे और SHO वुमेन को फ़ौरन डायरेक्ट किया गया कि वो उनसे रब्ता करे और जो जितने इसमें एविडेंसेस हैं फौरी तौर पर इकट्ठे करे, जिनके बाद हाउस ऑफिसर परवीन रिंद को लेडीज़ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ पे जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए गए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस NC दर्ज कर दी गई और फौरी जो है उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया, जिसका रिजल्ट है जिसपे डॉक्टर मुस्तफ़ा राजपूत के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। और साथ साथ जो 2 लेडी वार्डन्स थी जिनके ऊपर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम था, उनको भी फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया और वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमने एक मरासला जारी किया कि वो अपनी तहकीकात करें और अपनी तहकीकात के जो नताइज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ शेयर करें। और उन्होंने इसी तरह फिर एक कमेटी, अपनी 3 रुकाती कमेटी बनाई, जिस पे जो है उन्होंने अपने जो 2 लेडीज़ थी उनको, जो लेडी वार्डन थी उनको सस्पेंड कर लिया है और उनकी तहकीकाती कमेटी तहकीकात कर रही है। अच्छा आमिर सऊद साहब, इतना कुछ सामने आ ही गया है तो शहरी उम्मीद तो रखेंगे कि मुल्ज़िमान जितने भी बाअसर हों पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, और ऑल्सो बिकॉज ये ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, ये एकदम से कोई नई बात तो सामने आई नहीं है। तो क्या आप लोग समझते हैं कि इस पोजीशन में आ गए हैं कि कोई सख्त कार्रवाई की जा सके?
सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नहायत ही संगीन इल्ज़ामात हैं और FIR भी उन्हीं संगीन इल्ज़ामात के ऊपर हुई है और फौरी जो है एक दिन के अंदर जब सर्टिफिकेट्स आ गए और इल्ज़ामात के ऊपर जो हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई, फौरी 324 इक़दाम कत्ल की उसमें दफ़ात शामिल की गई है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें इल्ज़ामात तफ्तीश में साबित होते हैं तो बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है कि उनको अरेस्ट करके उनको बिल्कुल कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि लास्टली के नवाब शाह समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ आला तालीमी इदारों से ख़वातीन तलबा, असातिज़ा और दीगर स्टाफ से मुताल्लिक भी नाखुशगवार ख़बरें कुछ सामने आ रही हैं और आती रहती हैं। अब ऐसा लगता है कि ये कोई क्या पैटर्न है, क्या कहें इसे, क्या पुलिस इस पहलू से भी इसे देख रही है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, मीडिया और पुलिस ने दोनों ने मिल के उनका तारुफ किया है और बिल्कुल उन पे एक्शन हुआ है। इल्ज़ामात जहाँ पे साबित हुए हैं, मुल्ज़मान कानून के कटहरे में आए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं, अदालतों में पेश हुए हैं और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये हमारी अभी जो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों का, ये वो दौर है जिसमें कोई चीज़ छुप नहीं सकती और ना ही छुपानी चाहिए। और जब तक इस तरह के दरिंदों का हम सदेबाब नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी से ये जराइम कम नहीं हो सकेंगे। आमिर सऊद मक्सी, SSP नवाब शाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और क्या कह सकते हैं, हमें पहले वाले केसेस पे अटेंशन नहीं आई थी। हम बैठे हुए थे इधर, हमने कितनी, हम सिर्फ नहीं पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई थी डॉक्टर नम्रता वाले केस में। मतलब हॉस्टल्स में लड़कियां मरी पाई जा रही हैं, क्या हो रहा है, उनकी तहकीकात नहीं हुई तो हाउ डू वी इवन होप कि इसका कुछ होगा? वी कैन होप एटलीस्ट। और हम यहाँ इसीलिए बारहा अटेंशन दिलाते हैं ताकि वाकई कार्रवाई हो और जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। खैर, कमिंग बैक टू क्रिकेट, अभी हमने आपको बताना है ज़रा कुछ अवार्ड्स हैं। क्रिकइन्फो एक मारूफ वेबसाइट है, उसने बेस्ट बैटर और कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने, फ़खर ज़मान ने बेस्ट बैटर और शाहीन शाह अफरीदी ने बेस्ट बॉलर T20 फॉर्मेट में इसके अवार्ड हासिल किए हैं। सो हम मुबारकबाद देंगे इनको। और 2021 में तीनों तर्ज की क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड हासिल करने वाले क्रिकेटर्स के नामों का बाकायदा ऐलान किया है। ये वो स्पेल था जहां शाहीन शाह अफरीदी, इंडीड, ये स्पेल वैसे किसको भूल सकता है। ठीक है, और फ़खर ज़मान की बात करें तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 193 रन की बेहतरीन और गैर मामूली इनिंग खेलने पर इन्हें बेस्ट बैटर का अवार्ड दिया गया था और बाद में इनके रन आउट पे भी काफ़ी डिस्कशन हुई। सो पॉइंट टू बी नोटेड ऑन दैट एज वेल। अच्छा भाई, ये बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हो गए और लगता है हर किसी को इस सीज़न में अवार्ड्स मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ये अवार्ड लीजिए। नहीं, थैंक यू। ओके, अगले घंटे में मिलेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और इससे पहले हम एक और अहम केस का जिक्र कर रहे थे और ये चांडका मेडिकल कॉलेज वाला जो रिपोर्ट है, इसमें डॉक्टर नौशीन का जो मामला सामने आया है कि डॉक्टर नौशीन और इससे पहले डॉक्टर नम्रता दोनों की डेड बॉडी से एक ही शख्स के DNA मिले हैं। तमाम मर्द स्टाफ के खून के नमूने लिए जा चुके हैं। खासा चौंका देने वाला मामला है ये तो ऑब्वियस ही पहली चीज़ है जिसने इतनी ज़्यादा मूवीज़, ड्रामे, मतलब इस पे तो तहकीकात, रिसर्च क्या क्या हो चुका है। सो नंबर वन, ये तो ऑलरेडी पता था कि सस्पेक्ट जो होगा वो, मगर अगर डॉक्टर नम्रता की डेड बॉडी से किसी शख्स के DNA मिले थे तो उस वक्त क्यों नहीं उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई? मैं भी यही सोच रही हूँ इस वक्त जो खबरें हैं कि इतनी देर लग गई ये करने में। अब लगता है इट साउंड्स लाइक कि इतना ज़्यादा प्रेशर आया है कि वो जो तहकीकात जो तब हुई थी तो उसका रिपोर्ट रिजल्ट अब बताया जा रहा है। भाई क्यों? और अगर उसी वक्त ये फैसला हो जाता जो अब किया गया है कि हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम जो मर्द हैं उनके खून के नमूने लिए जाएंगे तो शायद डॉक्टर नौशीन का वाकया ना होता। भाई ये कुछ फैसले का, ऐसे सारे फैसले और पिछले बहुत दिहाइयों से अगर टाइमली हो जाएं तो कितनी चीज़ें बच जाएं, कोई डिटरेंस पैदा हो, कोई खौफ पैदा हो, कोई डर जाए इस किस्म का करने से। तो लिहाजा अब ऐसा लगता है कि करते रहो जो करना है, कोई पकड़ नहीं है इधर। तो हम दोबारा से अर्ज करेंगे वज़ीर आला सिंध साहब को कि जनाब ये चांडका मेडिकल कॉलेज वाले मामले पे ज़ाती तवज्जो दें, देखें कि इस मामले को कैसे और जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है।
और गनी साहब से भी, वज़ीर इत्तलात को भी हम कहेंगे, क्योंकि उनका अपना कीन इंटरेस्ट भी है, उनसे हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि प्लीज़ ब्रिंग दीज केसेस टू देयर कंक्लूजन। बताएं तो सही कि हुआ क्या, कुछ तो तसल्ली पहुँचे इन लड़कियों की फैमिलीज़ को एटलीस्ट, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमने डिस्कस करना है। सो राशिद खान से तो हम तफसीली बात करेंगे, यू हैव टू वेट फॉर दैट, बट इससे पहले वांटिंग टू स्पीक टू हिम फॉर अ व्हाइल, मतलब इनकी बड़ी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन और भी बड़ी बातें हैं, तो पहले ज़रा वो कर लेते हैं और फिर ये कर लेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में लाइक आर टॉप स्टोरी सेड, हकीकी जमहूरियत अब भी ख्वाब है और आलमी इदारा भी तस्दीक कर रहे हैं। आलमी इदारे बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के तहकीकाती इदारे इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड या नीम जमहूरी करार दिया गया है। वो भी अथॉरिटेरियन रिजीम से ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। बिल्कुल, अभी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जमहूरियत इंडेक्स में शामिल 167 मुल्कों में पाकिस्तान का क्या नंबर है? 104, 104 नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान। और पाकिस्तान हाइब्रिड निज़ाम में भी आखिरी नंबरों पर है, अब्दुल्ला, जिस तरह आप बता रहे थे, जिसका मतलब ये है कि हमारा मुल्क आमरीत की बॉर्डर लाइन के बस करीब करीब है, तो यही बताया जा रहा है। भारत जमहूरी इंडेक्स में 46वें नंबर पर है, बांग्लादेश 75वें नंबर पर मौजूद है। इंडेक्स में पहला नंबर नॉर्वे को मिला है। इदारे ने तमाम ममालिक को मुकम्मल जमहूरी, नाक़िस जमहूरियत, हाइब्रिड निज़ाम और आमरीत में तकसीम किया है। पाकिस्तान को चूँकि हाइब्रिड निज़ाम वाले मुल्कों में शामिल किया गया है, तो आपको बता देते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम होता क्या है। अब इन मुल्कों में इंतखाबी बेज़ाब्तगी आम होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन गैर शफाफ होता है या उस पर सवालात उठते हैं। हाइब्रिड मुल्कों में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें और उम्मीदवार दबाव का शिकार होते हैं या उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। किसी नाक़िस जमहूरियत के मुकाबले में हाइब्रिड मुल्कों में शहरी आज़ादी, जो हर शख्स को, हर शहरी को आज़ादी, चाहे वो इजहार राय की हो या दीगर चीज़ों की, वो हासिल नहीं होती। इंतखाबी निज़ाम, सियासी कल्चर और सिविल सोसाइटी बहुत कमज़ोर होते हैं। आम तौर पर सहाफ़ियों को हिरासगी और दबाव का सामना होता है। आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखें, पर्टिकुलरली ट्विटर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड चलाए जाते हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और सर्टनली फिर उसकी वजह से हमारी ये रैंकिंग्स जो है ख़राब आती हैं। अदलिया भी आज़ाद नहीं होती। ये पूरी इन लोगों की पूरी जो एक लिस्ट है, क्राइटेरिया, उसके हवाले से हम बता रहे हैं कि चेकलिस्ट हम आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि हम मजबूत हकीकी जमहूरियत बनने से कितना दूर है। मतलब ये आपके सामने है रैंकिंग, द वे इट वाज पुट टू अस। हमने रख दिया। बात कर लेते हैं, कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत किस सतह पर है हम सभी जानते हैं, लेकिन अब तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने इस पे कहते हैं ना मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, तो वाकई आप समझते हैं इतना बुरा हाल है? और क्या वजह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेकेड्स, वैसे तो वजूहात सबको मालूम ही है, लेकिन इवन देन आप जरा रोशनी डालें, क्यों हम जमहूरी तौर पर मजबूत नहीं हो सके? हम ये मिला जुला सा मलगूबा है, इसमें हम कुछ चीज़ें तो हमारी जमहूरी दिखाई देती हैं और उसके पीछे जो आमरीत के रुझानात हैं, तो ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट का तज्जिया ये बताता है, जब तक ये रहेगा हमारे यहाँ मिला जुला रुझान और जमहूरियत के पीछे आमरीत के रुझानात, उस वक्त तक हम यकीनन हमारे यहाँ जमहूरियत कमज़ोर, मस्ख़ शुदा, बल्कि वो हाइब्रिड रजीम कही जाएगी, हाइब्रिड जमहूरियत भी नहीं कही जाएगी। और यह बहुत अफसोसनाक बात है कि कम अज़ कम पिछले 5 साल में तो हमारी जमहूरियत के अंदर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक तो कोई तब्दीली नहीं आई। थोड़ा सा स्कोर बेहतर हुआ है, ये आपको ये यकीनन हकीकत का इल्म होना चाहिए कि 2017 में मसलन 110 हमारा स्कोर था, हमारा रैंक था 110, अब हमारा रैंक बेहतर होकर 104 हो गया है। और हमारा स्कोर भी जो 2018 में 4.17 था, अब 4.31 हो गया है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बेहतरी कुछ नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम फिर भी कैटेगराइजेशन में हाइब्रिड रजीम है, यानी आमरीत और जमहूरियत का मिला जुला मलगूबा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, थोड़ा इतना कम फ़र्क है कि हमारी जो रेटिंग की वजह से, इन फ़र्क की वजह से जिन कैटेगरीज में हम पढ़े हैं वहीं पढ़े हैं,
मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा ये बताएं, अब सुनते भी आए हैं, कहा भी ये जाता है कि बार बार बल्कि बताई जाती है बात कि जमहूरियत ठीक करने का तरीका है मज़ीद जमहूरियत। तो पाकिस्तान में बाज़ाब्ता अगर देखा जाए मार्शल लॉ ख़त्म हुए अब काफ़ी साल बीत गए हैं, क्या मज़ीद जमहूरियत मिलने से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम बेहतर नहीं हुआ या होना चाहिए था अब तक, या अभी भी हम 90 की दहाई वाले मसाइल में फंसे हैं? क्योंकि टाइम हमें काफ़ी वैसे मिल गया था लेकिन कुछ बेहतरी हमने की नहीं। देखिए, जमहूरियत अगर वाकई जमहूरियत आ जाए तो फिर तो निज़ाम आहिस्ता सही लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रही है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये एक मिक्सचर है, और इस जब तक ये मिक्सचर रहेगा बेहतरी की शक्ल पैदा नहीं होगी, क्योंकि जमहूरियत को काम करने देंगे तो वो इम्प्रूव होगी। तो इसका ये बिल्कुल आपने सही कहा था शुरू में कि नुक्स ये है, जो भी नकाइस है उनको दूर करने का तरीका ये है कि मज़ीद जमहूरियत, यानी वो जो आमरीत के रुझानात इसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं वो कम करें, ख़त्म करें। वो ख़त्म होंगे तो जमहूरियत फिर जितनी भी कमज़ोर या जितनी भी नाकस होगी वो इम्प्रूव करती जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हो सकता है एक आध कदम पीछे भी चली जाए लेकिन फिर वो बिलाखिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये मिला-जुला रुझान जो है ये हमें आगे नहीं जाने देगा। ये रुझान हमें आगे सर्टनली नहीं जाने देगा। अब लास्ट ही आपसे जानना चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम और ख़ास तौर पर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इख्तियारात की इस कदर तकसीम है कि हुकूमत के लिए गवर्नेंस, बाज़ लोगों की राय ये है कि करना आसान नहीं है, परफॉर्म करना आसान नहीं है, और इसका हल आपको पता ही है, एक नई बहस सदारती निज़ाम में इसका हल तलाश किया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर सदारती निज़ाम आएगा तो ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, सदारती निज़ाम जो है वो भी जमहूरी निज़ाम है और पार्लिमानी भी जमहूरी निज़ाम है। अब हमें क्या सूट करता है, हम किस चीज़ के आदी हैं और हमारे यहाँ क्या चीज़ चल रही है और हमारे दस्तूर में क्या लिखा हुआ है। हमारे दस्तूर में भी पार्लिमानी निज़ाम लिखा हुआ है, इसकी हमें आदत भी हो गई है, और ये कोई ऐसी बड़ी ख़राबी भी इसमें नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि इसको सदारती निज़ाम से तब्दील कर दें। जो आप कहते हैं कि ये इख्तियारात मुख्तलिफ लोगों में या मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर बटे हुए होते हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये बात कही जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के बारे में ये नहीं कही जा सकती। हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म है वो तकरीबन उतना ही पावरफुल होता है जितना किसी सदारती निज़ाम में सदर होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए जिसमें मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल जाए, क्योंकि सूबे तो मकामी हुकूमतों का अच्छा निज़ाम कायम करने में नाकाम रहे हैं। थैंक यू आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। अभी इस पे एक और राय लेते हैं, और सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने अभी ज्वाइन किया इस्लामाबाद, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पाकिस्तानी जमहूरियत को 100 से भी नीचे नंबर सर मिला है। अब रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है। पहले तो ये बता दें, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट या जो भी जिसने भी ये रेटिंग की है, पता नहीं उसने किस बुनियाद पे की है। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ जमहूरियत है ही कोई नहीं, ये सिविलियन आमरीत है। हमारे यहाँ दो तरह के निज़ाम आए हैं, फ़ौजी आमरीत और सिविलियन आमरीत, फ़ौजी डिक्टेटर और सिविलियन डिक्टेटर, जिन सियासतदानों की या वज़ीर आज़मों की या हुक्मरानों की अपनी पार्टी में जमहूरियत ना हो, जिनके अपने रवैयों में जमहूरियत ना हो, जिनकी अपनी बातों में जमहूरियत ना हो, वो मुल्क में क्या जमहूरियत राइज करेंगे? बस कर दें। अब ये जो हम शेमोक्रेसी को हम जमहूरियत का नाम दे देते हैं और फिर इस शेमोक्रेसी को रेटिंग लगाते हैं। ये चौंचले हैं। हमें रोटी कपड़ा मकान, भूख नंग घर घर नाच रही है, और हम सब सर पे ये शेमोक्रेसी को जमहूरियत का नाम डाल के चल पड़े। ये डब्बा बंद नाकाम फलाप किस्म की जमहूरियत, इस असली जमहूरियत लाओ जो मगरब में है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, जो बरतानिया में है। अगर वो आ गए ना तो ये जो सारे जमहूरी बूढ़े बनी फिरती हैं ये सारे फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी ज़िद हैं असल जमहूरियत की। अच्छा, आपने तो मतलब कहा बिल्कुल ही, आप तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चले गए। बट अब निज़ाम की खामियां सबके सामने ही हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका हल सदारती निज़ाम समझते हैं। तो आपको लगता है कि सदारती निज़ाम से बेहतरी आ जाएगी? कोई भी निज़ाम लाओ,
कोई भी निज़ाम, उसका कोई नाम रख लो यार, सदारती रख लो, पार्लिमानी रख लो, उसका कुछ भी रख लो यार, दीवारी निज़ाम रख लो, समुद्री निज़ाम रख लो, दरियाई निज़ाम रख लो, कुछ भी रख लो यार, लेकिन उसमें आवाम के मसाइल हल करो। डरो उस दिन से जब आवाम आपके महलों और आपके बड़े बड़े घरों और आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों का रुख करेंगे। उस दिन से डरो, उस दिन से खौफ खाओ। कब तक भूख, नंग और बेचारगी और बेबसी में लोग घर बैठे रहेंगे? कब तक तुम्हारे आगे नाचते रहेंगे? तुम्हारे एवन फील्ड, तुम्हारे सरे महल, तुम्हारे बनी गाला, तुम्हारे बिलावल हाउस और तुम्हारी शुगर मिलें, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारे इलाज बार, तुम्हारी पोशाक बार, तुम्हारी खुराक बार, और गरीब के लिए सिर्फ लूली लंगड़ी बैसाखी ज़्यादा जमहूरियत और हर रोज़ एक नया ड्रामा। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। इट्स ओके भट्टी साहब, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमारा दिल चाह रहा है आपको तसल्लियां दे, थिंग्स विल गेट बेटर। हम जरा सुबह सुबह हम थोड़ा सा, अगर आपको इनकेस आपको जरा टेंशन हो रही है तो हम राशिद खान साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब बड़े जाने माने स्टार हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के राशिद खान, पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर। थैंक यू राशिद फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग इस बार आप लाहौर कलंदर की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम। तो बता, बड़ी फॉर्म में भी है आपकी टीम। शाहीन आफरीदी जो है पिछले साल किस में थे? लाहौर कलंदर में ही थे भाई, करेक्ट। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। और बताइए, बतौर शाहीन कप्तान शाहीन शाह आफरीदी आपको कैसे लगे? जी डेफिनेटली अभी तक जो जिस तरह परफॉर्मेंस रही है कराची में, जिस तरह परफॉर्मेंस लड़कों ने दी है और एज अ टीम हमने दी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त थी, अच्छी शुरुआत थी हमारे लिए और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको कंटिन्यू रखें आगे भी। और जिस तरह शाहीन शाह ने टीम को लीड किया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और जिस तरह वो ग्राउंड में रहा है काम एंड कूल और टीम को सपोर्ट किया, यंगस्टर को सपोर्ट किया और उसको वो पॉजिटिव एनर्जी दी। तो एज अ कैप्टन आपको चाहिए होती है ऐसी कैप्टनसी के जहाँ पे वो टीम को लीड अप कर सके, टीम को उठा सके। तो सो गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल टीम एंड शाहीन शाह गेटिंग बेटर डे बाय डे एज अ कैप्टन एज वेल। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। It's so good to see you as well. बिल्कुल, और इतनी अच्छी लग रही है आप इतनी अपने टीम लीडर की इतनी तारीफ भी कर रहे हैं। दैट मेक्स अ डिफरेंस, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। राशिद, ये बताएं कि आप दुनिया भर में ऑब्वियसली बहुत सी क्रिकेट लीग्स में खेलते रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का तजुर्बा हम बड़े इंटरेस्टेड हैं टू नो कि आपको कैसा लगा, और ख़ासतौर पे अगर कंपैरिजन कर सकें बाकी दीगर टूर्नामेंट्स के मुकाबले में, तो कितनी अलग है PSL? बिकॉज लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं। सर विव रिचर्ड्स कह रहे थे कि सारी टीमें, सारी लीग्स एक जगह, लेकिन PSL का मज़ा कुछ और है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, काफ़ी नई चीज़ें मिलने को मिली। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तो सिर्फ 2 मैचेस खेला था, अभी मौका मिला है कि पूरा सीज़न ही यहाँ पे खेलूँ। और स्पेशली अभी लाहौर भी आया हो तो यहाँ पे खेल के डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, अलग ही मज़ा होगा। तो कोशिश यही करेंगे कि इसको एंजॉय करें। और डेफिनेटली PSL में टॉप 3 के लीग्स में है और टॉप लीग है। एज अ बॉलर आपको बहुत चैलेंजेस सामने आते हैं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि अभी तक यही रही भी है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, टीम के लिए अच्छा करें और हमेशा एवरी मैच कुछ नया मिलने को मिलता है। और डेफिनेटली जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे यहाँ पे कंडीशन के साथ, विकेट्स के साथ, और फिर इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, कराची का ग्राउंड तो लाहौर कलंदर के कंट्रोल में रहा, अब बारी है जनाब होम ग्राउंड की। तो आजकल मौसम भी ज़रा सर्द है, लाहौर का ड्यू फैक्टर भी बड़ा अहम हो सकता है। तो बतौर स्पिनर आपको लगता है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इन कंडीशंस पे? बिल्कुल, एक अच्छा सफ़र रहा कराची में, लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल टीम ने, और एक अच्छी शुरुआत थी हमारे लिए। पहला हाफ जो कंपटीशन था, अभी लाहौर में आए हैं तो डिफरेंट कंडीशन होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। स्पेशली थोड़ा टफ होगा बॉलर्स के लिए जब ड्यू होगा, और वहाँ पे स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स की थोड़ा मुश्किल होगा बॉल को ग्रिप करना। लेकिन फिर भी एज अ टीम, जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप है, टीम है, एक ऐसी टीम है कि हम ज़्यादा कंडीशन को पे डिपेंड ना करें और हम अपने स्किल्स को दरमियान मिलाए, स्किल्स को मैच मिलाए और उसके ज़रिए से हम मैचेस जीते, दूसरी टीमों को टफ टाइम दे दे। तो यही हमारा मिशन होगा, यही हमारी एक गोल होगा।
तो इंशाल्लाह तैयारी अच्छी है, 2 दिन प्रैक्टिस है, वो हो गया। अभी कोशिश है कि जो फॉर्म हमारी वहाँ पे थी उसको यहाँ पे भी कंटिन्यू रखें और अपने गेम को, अपने स्किल्स को एंजॉय करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हमारे लिए। अच्छा राशिद, अब ज़रा अफ़गानिस्तान क्रिकेट की बात कर लें। अफ़गानिस्तान क्रिकेट में आपसे ज़्यादा मारूफ और आपसे ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर कोई नहीं है। अब हाउएवर आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर, आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में कितना ज़्यादा स्किल्स है, टैलेंट है, यंगस्टर आ रहे हैं और जिन्होंने अभी अफ़गानिस्तान नेशनल टीम में परफॉर्मेंस की है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स में खेले, वहाँ पे परफॉर्मेंस दिए। तो जितने भी टैलेंट्स आ रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर है अफ़गानिस्तान का। और हमारा एज अ सीनियर प्लेयर यही कोशिश होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, इनको ज़्यादा एनर्जी दें, इनको ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो आइंदा अपनी कंट्री को भी इस तरह रिप्रेजेंट करें ऑल अराउंड द वर्ल्ड और अपने स्किल्स को दिखाएं। तो जितना भी हम ज़्यादा खेलेंगे बड़ी टीमों के साथ, बड़ी क्रिकेट खेलेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो यंगस्टर है वो बेहतर हो जाएंगे। और अगर हमारी डोमेस्टिक आज हो जाए तो उससे भी क्या होता है कि हमारी क्रिकेट डिफरेंट लेवल तक जाएगी। तो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एज अ सीनियर प्लेयर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी यंगस्टर को मौका दे, उनको सपोर्ट करें, तो हमारी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। Hopefully yes. बहुत शुक्रिया राशिद, विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर नेशनल टीम अफगानिस्तान और लाहौर कलंदर एज़ वेल। अपने जो नए इनके अपने मुल्क से खिलाड़ी हैं उनके लिए भी बड़े इनकरेजिंग है। सो गुड ऑन यू। और आज भी परफॉर्मेंस है इन लोगों की, तो देखते हैं कि क्या होगा। जबरदस्त मुकाबला एक देखने को मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। ये डर के सुनते ही डर लगना स्टार्ट होना, टेंशन स्टार्ट हो जाती है ना। तो ब्रेक ले लेते हैं इसी टेंशन में। वेलकम। और आपको बताएं कि कराची का एक इलाका है लियारी, उसका नाम है। फुटबॉल के हवाले से पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है इसको, मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, विच इज़ वेरी राइट। और फुटबॉल की इस नर्सरी ने मुल्क को कई कौमी फुटबॉलर्स दिए हैं। लियारी के लड़के तो ऑब्वियसली फुटबॉल में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन इलाके की लड़कियाँ इन मौक़ों से महरूम थीं, लेकिन अब नहीं है जी। लियारी किक्स नामी प्रोग्राम ने लड़कियों की ये शिकायत जो है ये दूर कर दी है। लियारी किक्स प्रोग्राम के तहत हाल ही में 50 लड़कियों ने 1 माह की फेलोशिप मुकम्मल की है और इन कम उम्र बच्चियों को फुटबॉल, जेंडर इक्वालिटी और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और अमन के फ़रोग़ की तरबियत भी दी गई है। ये है बिल्कुल साइड बाय साइड या फिर हैंड इन हैंड ये चीज़ें चलनी चाहिए। बेसिकली इनकी तरबियत की जा रही है और लियारी किक्स जैसे प्रोग्राम इलाके की यूथ और पर्टिकुलरली बच्चियों की सलाहियतों को निखारने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं और इसका मज़ीद ज़रिया भी बन सकते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ मौजूद माहिरा मियाँ जी, उनसे ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले तो माहिरा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लियारी किक्स के बारे में ज़रा हमें और ब्रीफ करें और क्या कोई एक्सपीरियंस था जिसके बाद आपने महसूस किया कि जनाब मुझे इस किस्म का कोई इदारा कायम करना चाहिए? लियारी किक्स बेसिकली एक फुटबॉल फेलोशिप है जिसमें चूँकि आपको पता है कि लियारी में लड़कियों को या कहीं पे भी लड़कियों को ज़्यादातर मौके नहीं मिलते खेलने के लिए और लड़कों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास एक्सेस होती है ग्राउंड की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जबकि लड़कियों का अगर हम बात करें तो उनके लिए नहीं होता। तो हमने इसका आगाज़ किया कि लियारी से हमने 50 लड़कियाँ सेलेक्ट की, ऐसी बच्चियाँ जिनको थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलना आता था या जो बिल्कुल न्यू थी, उनकी सिलेक्शन की और उनको हमने उनके साथ है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की। जैसे फुटबॉल के जरिए हमने उनको सिखाया कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, अगर वायलेंस होता है तो उसको कहाँ जाके रिपोर्ट करना है, स्पोर्ट्स में जस्टिस किस तरीके से हो सकता है, यानी लड़के और लड़कियों को किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इस पे सारी हमने डिस्कशन की थी थ्रू फुटबॉल। ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे जो आप बता रही हैं, मतलब स्पोर्ट के साथ साथ और भी चीज़ें, पूरी एक पर्सनैलिटी को निखारने वाली बात है और ख़ास तौर पे जहाँ एवेन्यूज़ बहुत कम हो, तो ज़बरदस्त काम कर रही है। मायरा, ये भी बताइएगा कि चले लड़कियाँ फुटबॉल तो खेल रही हैं, विच माइट बी अ लिटिल न्यू आई गेस फॉर द पेरेंट्स एटलीस्ट, के लड़के तो जाते हैं, अब हमारी बच्चियाँ भी जा रही हैं, तो पेरेंट्स ने ख़ास तौर पर अहले खाना ने इन बच्चियों के सपोर्ट किया आपके इस प्रोग्राम को? अगर हम
देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको खेलने की इजाज़त नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में अगर उनको खेलने दिया जाता है तो फिर उनको ग्राउंड तक एक्सेस नहीं दी जाती, उनको ये नहीं कहा जाता कि आप जाके ग्राउंड में खेलें। एक और बात ये कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फुटबॉल ग्राउंड्स नहीं होते फीमेल्स के। जैसे अगर मैं लियारी की स्पेसिफिक बात करूँ तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जो फुल फ्लैश लड़कियों का ग्राउंड हो, जो फिजिकली और इमोशनली सेफ और वो जहाँ जा खेल सकें। तो बहुत परेशानी होती है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स होते हैं, जिस तरीके के हालात हैं तो खौफ रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट्स को मनाते हैं, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, बट ऑफ कोर्स जिस तरीके के हालात हैं और ग्राउंड सेफ नहीं है जिसकी वजह से पेरेंट्स नहीं प्रेफर करते कि उनकी बच्चियां जाएं बाहर खेलें। सर्टनली एक पूरा टास्क है, सिर्फ बच्चियों को ट्रेन नहीं करना है, उनके वालिदैन के साथ भी वक्त गुजारना है, उन्हें भी अगर कहीं समझाने की ज़रूरत है तो समझाना है। मायरा, लास्टली इस प्रोग्राम में सर्टनली आपने बहुत सी बच्चियों में बहुत टैलेंट देखा होगा, और इन लड़कियों को फुटबॉल में आगे ले जाने के लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ हो भी सकता है? अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो हमें क्या नए स्टार्स मिलने की उम्मीद है? ये लड़कियां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमने 1 महीने की फेलोशिप की जिसमें हमने इनके साथ फुटबॉल के साथ साथ दूसरी स्किल्स पे भी बात की, जैसे जेंडर इक्वालिटी पे बात की, जस्टिस पे बात की, हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बात की। तो जब हमने इनका एक टूर्नामेंट कराया एंड में लियारी किक्स का, तो जब हमने टूर्नामेंट कराया तो बच्चियां माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली। अगर इनको सरपरस्ती हासिल हो, अगर इनके साथ इसी तरीके की ट्रेनिंग्स देते रहें और इनके पास खेलने के लिए एक स्पेस हो, प्रॉपर कोचेस हों, किट्स हो इनके पास, तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम जो है उसमें भी शामिल हो सकती है और बहुत आगे जाके तरक्की कर सकती हैं। माहिरा, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एब्सोल्युटली कीप इट अप। और टैलेंट तो हमें इतने सालों में जहाँ हम इधर बैठे हुए हैं, कितनी बार तो हम आप लोगों के सामने पाकिस्तानी बच्चियों का टैलेंट जो है वो किसी भी फील्ड में वो हम ला के रखते हैं, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही आगे हैं। दे हैव सरप्राइज्ड अस एज वेल। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि वैसे तो कोविड है, इट्स वेरी मच देयर, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अब सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो सिनेमा घर पर्टिकुलरली उनकी रौनकें बहाल हो गई हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें नहीं तो करें ना, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, वो देखें हम पीछे हो रहे थे। अच्छा ठीक है, आगे पीछे करें जरा, दोबारा दिखाओ। मैं अब्दुल्ला को आज सिखाना चाहती हूँ कि जब हम पीछे हो रहे हो ना। नहीं, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं आपसे बातें करने में इतना महफ था। ओके, ब्रेक ले लेते हैं आप। ओके, अच्छा जी, एक खबर आपको पहले तो याद दिलाई कि गुज़िश्ता साल तालिब इल्म उसामा सत्ती की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों हलाकत का वाक़या ऑब्वियसली आप लोग को याद होगा डेफिनेटली। इस्लामाबाद पुलिस ये वाक़या फिर दोहराने चली थी कि शुक्र है पूरा काम कि ये ख्याल आ गया आखिरी वक्त पे कि पैर पे गोली मारनी है। बिल्कुल जी, खुदा का शुक्र है तालिब इल्म की जान बच गई। तो थाना नून के इलाके में पुलिस फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म गोली लगने से जख्मी हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक पुलिस ने पहले तालिब इल्मों को डाकू करार देने की कोशिश की, बाद में गलती तस्लीम कर ली। फायरिंग में मुलव्विस 4 एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है और जख्मी तालिब इल्म जिसका नाम है हुजैफा, उसके साथी जरार अब्बास ने बताया कि वो ट्यूशन से वापस आ रहे थे। पुलिस एहलकारों को देखा तो उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़ ली। पुलिस एहलकारों ने पीछा किया और फायर खोल दिया। और फिर तो आपको पता है कि मोटरसाइकिल स्लिप हुई, एक बच्चे को गोली लगी ना। हाँ, एक बच्चे को गोली लगी है। हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है, बच्चे ये 16-17, हम ये एक और डिबेट है कि जनाब इन्हें बाइक चलानी चाहिए, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है। ये बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, और ये पुलिस वालों का जो टोलियां बना के खड़े होते हैं, इतना खौफ होता है इन बच्चों के ज़हनों और दिलों पे कि वो इनको देख के इधर उधर होने की कोशिश और देखें, अगर किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी इदारे से अगर खौफ आ रहा है तो फिर उस इदारे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस दिया जाए कि जब हम तुम्हें रोकें तो रोक जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि कत्ल तो यहाँ आम शाम हो ही जाते होते हैं। सो आई डोंट ब्लेम दोस स्टूडेंट्स, आई डू नॉट ब्लेम, बट देन आई आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पुलिस एज वेल, ऑल्दो उनकी डेफिनेटली बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिकॉज जो पकड़े जाते हैं, जो वाकई अगर कोई टेररिज्म वगैरह इनके में होते हैं, वो भी बड़े छोटे छोटे स्टूडेंट टाइप ही होते हैं। आइडियल सूरत हाल तो है नहीं। हम घर वालों को भी सर्टनली तवज्जो देनी चाहिए, पुलिस को इस सिलसिले में बाकायदा एक आगाही मुहिम चलानी चाहिए, और पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग के साथ साथ अवाम को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम कभी रोकें तो रुक जाएं, लेकिन इतने सालों की वो कंडीशनिंग है कि पुलिस वाले रोकेंगे तो हिरास करेंगे, पैसे लेंगे, जेल में डाल देंगे, और मतलब ये ट्यूशन जाते हैं बच्चे मोटरसाइकिलों पे, नहीं बात जाना चाहिए, वो और बात है। 18 साल से पहले बाइक नहीं चलानी चाहिए, बट लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। और
इस बेसिक इशू पे बात करते हैं। यस, फॉर्मर आईजीपी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले ताहिर साहब, अभी उसामा सत्ती वाले वाक़े की गूंज जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, हमने दोबारा जिक्र भी किया है, तो ये ताज़ा इशू जो है सामने आ गया है। तो क्या नाके वाले एहलकारों को इतनी वाज़ेह हिदायत होती हैं कि कोई चेकिंग के लिए ना रुके तो गोली चला दो, कोई मसला नहीं है? कतई ऐसी हिदायत नहीं होती कि ना रुकने वालों पर गोली चला दी जाए। असल में बात है कि जिस तेज़ी के साथ वारदातें बढ़ रही हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, उसका प्रेशर जो है वो पुलिस पर बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की तरफ से प्रेशर होता है पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को कि ये वारदातों को रोको, ये वारदातें इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो सीनियर ऑफिसर्स अपना वो सारा प्रेशर जो है वो नीचे तक डालते हैं। अब हुकूमत ये तो कर पाती नहीं कि जो वारदातें या जराइम बढ़ने के जो असल असबाब हैं, महंगाई, बेरोज़गारी वगैरह, उस पर कंट्रोल करे, शहरों की तादाद को ना बढ़ने दे। वो सारा प्रेशर जो है वो पुलिस पर आ जाता है और पुलिस को वसाइल भी नहीं दिए जाते ताकि उन वारदातों से वो नबर्द आज़मा हो सके। तो नतीजा ये होता है कि जब प्रेशर आता है निचले लेवल पर, तो फिर पुलिस वाले इस किस्म का ही इकदाम करते हैं। वो समझते हैं कि जो बंदा भाग रहा है शायद ये गिल्टी है, इसलिए उस पर वो गोली चला देते हैं, जो कि नहीं चलानी चाहिए। अच्छा, सर्टनली एक बिहेवियरल जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। ताहिर साहब, इस वाक़े से हक़ाइक़ सर्टनली हमारे सामने आ जाते हैं कि शहरी नाकों पर रुकना नहीं चाहते, पुलिस वाले जो ये हथियारों का इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल करने ना करने, इसको तर्क करने पे राज़ी नहीं है। तो कहाँ हम बैलेंस ढूंढे फिर? कैसे ये सारा सिस्टम ठीक होगा? क्या पुलिस वालों की खुसूसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि इंतहाई कदम ना उठाया जाए, और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स भी लेने पड़ेंगे फिर साथ साथ आवाम के लिए? इस वाक़े में भी देखें आप कि पुलिस के जिन जवानों ने फायरिंग की उसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा। फायरिंग एक जवान ने की, बंद चारों को किया गया, मुकदमा चारों के खिलाफ दर्ज हुआ। तो अगर आम लोग इस किस्म का एक्शन करते तो शायद तमाम के खिलाफ एक्शन ना होता। इसमें चारों पुलिस वाले जो हैं वो पकड़े गए। ट्रेनिंग की ज़रूरत है पुलिस को, मैं समझता हूँ, और ट्रेनिंग दो तरह की है। एक ट्रेनिंग है कि उसे ये पता हो कि उसने जब भी फोर्स यूज़ करनी है या फायरिंग करनी है तो सेल्फ डिफेंस में करनी है। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि जब आप पर या आपके सामने किसी पर हमला किया जाए, डेडली हमला किया जाए, तो फिर आप फायरिंग करें, और जब तक वो फायरिंग नहीं करता उस वक्त तक आप फायरिंग ना करें। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, आपने बड़े ही आसान अल्फाज में समझा दिया कि जब तक आप पर हमला नहीं किया जाता तब तक आपने किसी पे हमला नहीं करना है। सो पुलिस वाला जो इस तरह सिविलियन इलाकों में घूम रहा है वो उस वक्त तक गोली नहीं चला सकता जब तक उसे अपनी जान का खतरा या उस पर कोई हमला ना किया जाए। आई एम सॉरी, ये बात सिखाने वाली है। मतलब ये तो बेसिक है। ये हम लिखेंगे तो हम लोगों, वरना हम गोली चला देंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हमने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ खवातीन है जिन्हें हमने आज के प्रोग्राम में खिराज तहसीन पेश करना है। साइंस के मैदान में खवातीन और लड़कियों के किरदार को ज़्यादा वसअत देने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस साल का थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट यूनाइट्स अस। और पाकिस्तान में भी ऐसी साइंसदान खवातीन मौजूद हैं जो आलमी सतह पर अपना नाम बना रही हैं। डॉक्टर तस्नीम जहरा हुसैन को पाकिस्तान की पहली खातून स्ट्रिंग थ्योरिस्ट होने का एजाज़ हासिल है, और डॉक्टर तस्नीम वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस जर्मनी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। और इसी तरह हिबा रहमान का नाम भी आलमी सतह पर बड़ा नुमाया होकर सामने आया है, और वो अमरीकी खलाई इदारे नासा में बतौर इंजीनियर काम कर रही हैं। ये इनकी फ़ोटो भी हमने दिखा दी आपको। वो नई टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस रॉकेट पेगासस एंड फैल्कन 9 में भी रिसर्च कर रही हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसके अलावा नरगिस मावल वाला हैं, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बैनुल अक़वामी खबरों में जगह बनाने वाली पाकिस्तानी साइंसदान खवातीन में से एक ये फल्की तिब्बियात अमरीकी निजात पाकिस्तानी नरगिस मावल वाला भी हैं, और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शोबा फिजिक्स की सरबराह हैं ये। सो अ लॉट ऑफ उस्मा बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी खातून कंप्यूटर साइंटिस्ट अस्मा जहीर जो हैं वो कंप्यूटर की आलमी कंपनी IBM का आला तरीन अवार्ड यानी बेस्ट ऑफ IBM 2019 हासिल करने वाली पाकिस्तान की भी पहली खातून है।
पाकिस्तान को पहली मर्तबा मुकाबले में शामिल किया गया था और पाकिस्तान ने पहले ही साल यह एहसास भी अपने नाम कर लिया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के शोबे में खवातीन की तादाद 11% भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में काम करने वाली खवातीन की तादाद महज 4% है। अच्छा जी, बहुत गुंजाइश है, बट आवर women are doing well और इसीलिए ये एग्जांपल सेट हुआ है कि फॉलो देम प्लीज, मतलब द स्काई इज द लिमिट। अच्छा जी, टुनाइट इज लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। वी गोना सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।